तो कल हम लोगों का एक ही क्वेश्चन करवाए थे और दूसरे वाले को आधे में छोड़े थे ना। ठीक ठीक है भाई, तो फिर चलो कल जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर आज कोशिश करेंगे एक दो टॉपिक छोटे छोटे हैं आगे के, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, तुम्हारा एरिया वेक्टर हो गया, इन सब चीजों के बारे में आज डिस्कस कर लेंगे। और फिर तुम्हारा जो लास्ट टॉपिक बचेगा देखते हैं उसको, गॉस थ्योरम है। ठीक, और लास्ट टॉपिक है, तो अगर स्टार्ट नहीं हो पाएगा तो फिर मंडे को ही उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक ठीक है। फिर कितने क्वेश्चन तक हुए थे? 40 तक हुए थे। 39 तक हम लोग पहले किए हुए थे, कल एक क्वेश्चन किया, 41 क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचे थे। ठीक, ये वाला क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे क्या? इसी को सॉल्व कर रहे थे ना। ठीक है, तो देखो इसको फटाफट बनाया जाए। एक काम करो, कल तो फिर संडे है, ठीक है, आज छापना मत, देख करके आराम से समझने की कोशिश करो। बहुत कोई हैवी सॉल्यूशंस किसी क्वेश्चन के नहीं है। क्लियर? देख कर समझने की कोशिश करो। आगे में फिर तुमको नीट और जेई से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे उधर आगे में, फिर वो भी तुम देख करके समझ जाओगे कि बहुत ज्यादा हैवी क्वेश्चन उसमें भी तुमको नहीं देखने के लिए मिलेगा। क्लियर? तो ठीक है भाई, देखो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। पहला इसमें क्या बोला, टू चार्जेस ऑफ 0.2 एंड -0.2 माइक्रो माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 10 to the power -6 centimeter apart. Calculate the electric field intensity at an axial point at a distance of 10 centimeter from their midpoint. Use standard value of epsilon naught. इसमें चलो तो ठीक है, बोल दो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है? हाँ, गया बाजू, नहीं पीछे, एप्सिलॉन नॉट। ये सिंबल कहीं पे देखी है कि वैल्यू कितना होता है एप्सिलॉन नॉट का? नहीं, बाजू कितना? वही तो इंपॉर्टेंट है, तेरे को ही पावर नहीं पता। 10 to the power -19। वाह, पीछे बाजू 10 to the power -12। क्लियर? वो होता है। हालांकि इस क्वेश्चन के लिए एप्सिलॉन नॉट के वैल्यू का कोई यूज नहीं है, क्योंकि हम लोग सीधा के लिखेंगे और के का वैल्यू हमको पता है। ठीक, तो वहां पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू और कहाँ यूज करने बैठोगे? क्लियर? ठीक है, देखो तो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है और डाइपोल लेंथ 10 to the power -6 सेंटीमीटर, तो कंपेरेबल है ही नहीं। इस वजह से हम लोग यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें एल को एलिमिनेट कर दिया गया, आर को एलिमिनेट कर दिया गया रहता है। ठीक है, ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका, ई नेट इक्वल्स टू 2 के पी डिवाइड बाई आर क्यूब। क्लियर? अगर तुमको एग्जाम में ये सॉल्व करने के लिए आएगा तो तुमको वहां पे बकायदा स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा कि यहाँ से ये जो एल है, एल का वैल्यू बहुत ही छोटा है, आर के वजह, आर से इस वजह से हम लोगों ने एल को यहाँ पे एलिमिनेट किया हुआ है। क्लियर? क्योंकि अभी इसके जस्ट बाद में तुमको एक और क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा जिसमें तुम्हारा आर और एल का जो, सॉरी, डिस्टेंस जो है और एल जो है ये दोनों कंपेरेबल होते हैं, तो कंपेरेबल होगा तो तुमको उसमें एक्चुअल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा एल के साथ में। क्लियर? देखो आगे सारे वैल्यूज पुट करो, यहां से ये हो जाएगा 2 के का वैल्यू, यहां से पी फिर तोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमको पी का डाइपोल मोमेंट का वैल्यू नहीं पता है, चार्ज का वैल्यू गिवन है, और क्या दिया है, अच्छा और कुछ नहीं, बस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो यहां से ये हो जाएगा 2 इंटू के का वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power 9, और पी को तोड़ोगे किसमें, पी को किसमें तोड़ोगे, 2ql में सीधा। ठीक, जहां से 2l जो है वो हो जाएगा डाइपोल लेंथ और q जो हो जाएगा ये तुम्हारा चार्ज। क्लियर? याद रखना जो 2l वहां पे लिखा हुआ रहता है इसी में तुमको कंफ्यूजन होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। डाइपोल का लेंथ हम लोग 2l ले लेते हैं, क्लियर, और वैल्यू में सीधा 2l का वैल्यू गिवन रहता है, उसको l की जगह पे प्लेस पुट करके 2 से मल्टीप्लाई मत कर देना। मैं तुमको कल से मैं चिल्लाते आ रहा हूँ, इतना बस हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, खास करके डाइपोल वाले क्वेश्चन में। और
इसको बार बार इसीलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि डायपोल तुमको सिर्फ और सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं पढ़ना है, आने वाले अभी और 2-3 चैप्टर्स में फिर डायपोल तुमको देखने के लिए मिलेगा, फिर मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में वहां पे तुमको मैग्नेटिक डायपोल देखने के लिए मिलेगा। तो बोलने का मतलब आने वाले 5 चैप्टर्स तक तुम्हारा ये डायपोल पीछा नहीं छोड़ेगा, और जहां पे भी डायपोल आएगा डायपोल लेंथ तुमको ये 2L अगर दिखा और क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया हुआ है वो 2L का ही वैल्यू है, ये तुम मान करके चलोगे। L का वैल्यू पुट करके फिर 2 से मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करना है। आगे देखो, P को किस में तोड़ेंगे हम लोग, Q इंटू 2L। Q का वैल्यू कितना है 0.2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 12 और क्या 2L। 2L कितना मतलब डायपोल लेंथ 10 टू द पावर माइनस 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर हो गया ये क्लियर। तो ऊपर के टर्म्स हो गए सारे कंप्लीट। नीचे नीचे में क्या आ जाएगा आर क्यूब, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर बोलने का मतलब 10 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 2 और होल क्यूब क्लियर। अब बस इसी को सॉल्व करना है, सॉल्व कर दो भाई। 9 और 2 2 जा 4, 9 2 जा 36, तो ये हो गया 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 8, ये है एग्जैक्ट आंसर न्यूटन पर कूलम। हाँ 10 टू द पावर माइनस 8 आएगा, लिख लिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बनाओ भाई, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कम से कम डायग्राम इसका ड्रॉ करने की कोशिश करो। डायग्राम ड्रॉ करो, क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ लो और डायग्राम ड्रॉ करो एक बार। डायग्राम ड्रॉ हो गया, हो गया, तो क्या निकालना है बोलो तो पीछे। अब पीछे मतलब तुम लोग बोलो भाई। हाँ यहाँ पे तुमको इक्वेटोरियल पोजीशन पे फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस दोनों चार्जेस से दिया हुआ है, एक्सियल पोजीशन पे तो दोनों से डिस्टेंस उतना बनेगा नहीं। अरे एक्सियल में किसी कोने में रख करके लाओगे क्या उतना दोनों चार्जेस से डिस्टेंस, तो वो इक्वेटोरियल में ही आएगा, तभी जाकर के दोनों चार्जेस इक्वल पोजीशन पे रहेगा। तो क्वेश्चन ऐसे भी तुमको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है देखो इसका मैं डायग्राम यहाँ पे, जिसको जिसको ये क्वेश्चन समझ में आ गया सॉल्व हो रहा है वो आगे सॉल्व करना चालू करो, मैं यहाँ पे इसको डायग्राम बना के सॉल्व कर रहा हूँ। देखो बाकी बाकी इधर देखो, सबसे पहला दो चार्जेस लिया हुआ है, ये हम लोगों ने दो चार्जेस ले लिया, एक का वैल्यू है 150 माइनस में, दूसरा का वैल्यू है 150 प्लस में। चलो इसको यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये पॉइंट एक दूसरा लिया हुआ है, कितना सेंटीमीटर बोल रहा है। सबसे पहला डायपोल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर का, ये आ गया। इसके बाद फिर तुमको यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर का, ठीक। और ये हो जाएगा तुम्हारा इक्वेटोरियल पोजीशन वाला क्वेश्चन। सीधा इस पे इक्वेटोरियल पोजीशन का फॉर्मूला यूज करो, ई इक्वेटोरियल। ध्यान दो यहां पर डाइपोल लेंथ भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है वो भी सेंटीमीटर में है, तो दोनों सेंटीमीटर में है, तो दोनों का लेंथ कंपेरेबल है, तो यहाँ पे एल को एलिमिनेट नहीं कर सकते। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे जब फॉर्मूला लिखोगे तो विथ एल लिखना है, क्या आ जाएगा ये के पी डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आया ठीक। नॉर्मल फॉर्म में लिख अंडर रूट, और ये क्या हो जाएगा होल क्यूब, ठीक है। बाई 3/2 नहीं लिखे हैं, यूज क्या होगा इसका मैं बता रहा हूं तुम। ये होता था एल, ये होता था एल और ये होता था आर, तो यहां पे क्या वैल्यू आता था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये जो 30 दिया हुआ ये किसका वैल्यू है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का, तो उसको तुमको अलग से और कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सीधा वहां से अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ला करके 30 रख सकते हो। लेकिन याद रखना वहां पे सेंटीमीटर में हमको लेना है, इसको मीटर में। आगे देखो के का वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 9, और पी निकालना है, पी का वैल्यू क्या हो जाएगा क्यू इंटू 2L। क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 150, और मल्टीप्लाई बाई डाइपोल लेंथ कितना 20, ये हो गया 20 डिवाइड बाय इसका वैल्यू, हाँ मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस, सॉरी 20 सेंटीमीटर है ना, 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर बोलने का मतलब ये हो जाएगा 0.2 मीटर। इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं,
ये हो गया 0.2 मीटर। क्लियर। उसके बाद नीचे में इसका वैल्यू कितना है, 30 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 0.3 मीटर। 0.3 मल्टीप्लाई बाई कितना, सॉरी पावर 3 हो गया। इतना समझ में आ गया। बस अब सॉल्व कर दो इसको, क्या हो जाएगा ये 10 टू दी, पहले तो सीधा सॉल्व करेंगे, एक काम करते हैं सबको फैला कर लिख दो। 10 टू दी पावर ये 9 और यहाँ से एक ये 10 आ जाए, ये 0 है। अच्छा तुम लोग इसको अपने सॉल्व करो, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, देखो ध्यान से अपने सॉल्व करो। कितना आया, अच्छा 150 को माइक्रो कूलम में दिया हुआ है, तो इसमें मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6 भी करना पड़ेगा, तो उसको बाहर में लिख लो 10 टू द पावर -6। हो गया ये क्लियर। अब आगे सॉल्व करो जल्दी, कितना आ रहा है, कितना आया पीछे, कितना बताने लायक नहीं है, 10 टू द पावर भी ही आएगा, कितना आया बस वही बोल, कितना 7, ठीक तो है। आ गया क्या बाकी, नहीं, अरे गधो करो जल्दी, ये 10 टू द पावर 7 ही आएगा, वही है आंसर, 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर कूलम, उतना ही आएगा, बाकी सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे दिख नहीं रहा है ये सब 3 3 3 9 15 2 ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे और 1 ही बचेगा, और पॉइंट में कुछ कुछ बचने वाला है, 10 टू द पावर 7 फाइनल आंसर आने वाला है। सिंपल कैलकुलेशन प्रोसेस तो कम से कम करो यार, आ गया ठीक। सॉल्व करने से पहले ले आई थी कि लाने बोलने के बाद 10 टू द पावर 7 लिखी है -7, ठीक लिखिए क्या ये इतना हो गया। आगे देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बनाओ तो जितना शॉर्टकट लगा के बना सकते हो बनाओ, बस दो चीजें निकालना है, एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे और दूसरा एक्सियल पोजीशन पे। एक बार क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, टू चार्जेस प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5 मिलीमीटर अपार्ट, determine the electric field at A, a point P on the axis of dipole 15 centimeter away, or B number a point Q 15 centimeter away from O, O मतलब कि सेंटर ऑफ डाइपोल, तो वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे चला गया, और जो 15 सेंटीमीटर अवे एक्सियल पोजीशन पे रखना है उस पे लिखा हुआ है कि वो पॉजिटिव चार्ज से 15 सेंटीमीटर उधर होना चाहिए, ठीक बनाओ सॉल्व करो जल्दी, ठीक है चलो जिसको जो सॉल्व कर रहे हो करते चलो, और जिसका नहीं हो रहा है इधर देखो, मैं इसको डायरेक्ट बना रहा हूं सीधा, ई एक्सियल इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 kp डिवाइड बाई r क्यूब, क्योंकि इसमें कंपेरेबल नहीं है, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है और डाइपोल लेंथ तुम्हारा किस में दिया है, मिलीमीटर में दिया हुआ है, ठीक तो इसमें से ये हो जाएगा 2 k का वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 9 p का मतलब सबसे पहला तो इसका डिस्टेंस ले लेंगे, डाइपोल का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, टू चार्जेस मतलब 10 टू द पावर 10 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -6, ये हो गया, और डाइपोल लेंथ कितना है 5 मिलीमीटर, बोलने का मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -3 मीटर, ठीक अब इतना, और डिवाइड बाई r क्यूब, r का वैल्यू कितना है, कितने सेंटीमीटर डिस्टेंस 15, बस 10 का पावर कितना आ रहा है वो चेक करो, बाकी आंसर आ गया 2.66 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 5 आ रहा है ना, 5 आ रहा है ना, ठीक तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर 5, क्लियर। तो इसका आंसर हो गया 10 टू द पावर
2.66 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5 कौन से पोजीशन के लिए है ये? एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन का सॉल्व मत करो, सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, याद करो क्या बोल रहे थे। एक्सियल पोजीशन का क्या होता है, वो आधा, अगर डिस्टेंस सेम लिए तो 15 सेंटीमीटर ही डिस्टेंस लेना है, और डिस्टेंस अगर सेम रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो रहता है वो क्या हो जाता है वहां पे, हाफ। तो ई इक्वेटोरियल सीधा इसका आधा बना दो, ई इक्वेटोरियल इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 1.33 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम, और ये भी न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो अगर एग्जाम में तुमको ऑब्जेक्टिव आता है तो उसको फिर से सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, लेकिन अगर यही क्वेश्चन तुमको डिस्क्रिप्टिव में दिया गया तब के केस में ई इक्वेटोरियल को भी फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करना पड़ेगा, समझे। हालांकि उसको तुमको और आगे सिर्फ नंबर से तो लिखने हैं, तुमको तो पता है कि इसका हाफ कितना होगा, उसको तो तुमको आंसर में उधर ही चिपकाना है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस नंबर्स को तुमको फॉर्मूले के रिस्पेक्टेड प्लेस पे उसको लिखना पड़ेगा, बस। क्लियर? ठीक, देखो अब यहां से आगे, अच्छा ये एक क्वेश्चन बाकी है, ठीक, इसको एक तो बना लो तो फिर आगे बढ़ेंगे फिर इसमें से। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ो। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट दिस placed with an axial making an angle of 30 degree with a uniform electric field experience a torque of given calculate the magnitude of electric field। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, सीधा फॉर्मूला तुमको यहाँ पे अप्लाई करना है टॉर्क का, डायरेक्ट क्वेश्चन है। टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, पीई साइन थीटा। क्लियर? लिखो लिखो लिखो, बनाओ जल्दी फटाफट बनाओ, और बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर कितना आ रहा है, ये तो तुरंत आ जाना चाहिए। चलो देख लो, जितने लोग का नहीं आया देख लो आंसर। टाउ इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा पी ई साइन 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू हो जाता है, टॉर्क कितना दिया हुआ है, टॉर्क ऑफ 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3, ये न्यूटन हो गया। पी का वैल्यू डाइपोल मोमेंट 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8 माइनस 8, और साइन 30 सॉरी ई का वैल्यू निकालना है, और साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/2, 2 को ला करके इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको ला करके डिवाइड दे देंगे, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 डिवाइड बाय यहां से आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -8 इक्वल्स टू ये हो जाएगा ई का वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे, 8 ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 11, और मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 0.4, और 0.4 इंटू 2 0.8 इक्वल्स टू ई, तो ई का वैल्यू कितना आ गया, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 10। क्या पूछा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम। हो गया क्लियर इतना? चलो भाई ठीक है, यहां से फिर आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन एक बार पढ़ो और ध्यान से समझो, सॉल्व नहीं करना है, बस दिमाग लगाना है और आंसर बताना है, समझो ध्यान से। ये तुमको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है क्या, पैदल हो नहीं, ये एक नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो ये तीनों लाइन जो रहते हैं ये कैसे चलते पैरेलल, तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और कल मैंने तुमको स्पेसिफिक केस लेकर के बताया था कि हम लोग को डाइपोल को एक्स एक्सिस में ही लेकर के पढ़ना है। ठीक, अब देखो ध्यान से, इस पे अब नेट फोर्स लगा दो, नेट फोर्स। कल हम लोग, याद करो, कल मैं नेट फोर्स में निकाल के तुमको बताया भी था, कुछ याद आ रहा है नहीं? देखो ध्यान से, सबसे पहला यहां से ये वाले डाइपोल के चार्ज पे उस साइड में फोर्स लगेगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के ये पास में है ना, ये पास में आ रहा है, तो इस पे फोर्स जो रहेगा ये ज्यादा लगेगा इसके कंपैरिजन में, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको जितने तेजी से रिपेल करेगा। ये देखो यहाँ पे ये लाइन डेंस है, यहाँ पे लाइन डेंस है, यहाँ पे लाइन डेंस है ना, तब के केस में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 मान लो। क्लियर? और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 मान लो। क्लियर है? ठीक, तो यहां से ये जो E1 है, E1 पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और E2 पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में।
ठीक, तो ये यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ये फोर्स ज्यादा इंपोज करेगा, और इसी वजह से ये उसको उधर क्या करेगा, रिपेल कर देगा। क्लियर? तो डाइपोल का मोशन किस साइड में होने वाला होगा, राइट साइड। ठीक, हालांकि इस क्वेश्चन में तुमको और एक पार्ट है, उसको यहाँ पे मैं नहीं करवाया हूँ, इसमें इसको तुमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बेसिस पे बताना है, लेकिन ये भी जिसको पता है सेम टाइप का कॉन्सेप्ट उसमें भी हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। क्लियर? ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे लगाओ दिमाग, इस पे लगाओ दिमाग, अभी अभी बनाए हुए हैं। पावर 2 आ रहा है, ठीक, देखो ध्यान से। इस साल सीबीएसई वाला भी ना सोचेगा कि मतलब जो लोग इस साल तुम्हारा कॉपी चेक करने के लिए जितने चेकर जाएंगे लास्ट में, खुश हो जाएंगे, सबका कॉपी खाली भी दे। देखो आगे सॉल्व करते हैं, यहां से टॉर्क इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, पीई साइन थीटा। ठीक, पी में से ये हो जाएगा क्यू मल्टीप्लाई बाई 2l, और यहां से ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री, और इक्वल्स टू टॉर्क का वैल्यू कितना गिवन है, 4 न्यूटन, ये हो गया 4 न्यूटन मीटर। तो 4 इक्वल्स टू क्यू का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और अच्छा ई छूटा है ना, और डाइपोल लेंथ कितने का दिया हुआ है यहाँ पे, डाइपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर, तो q मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -2, ये हो गया मतलब 0.2 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाई ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 5, हो गया ये 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 5, और साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 आएगा इस साइड में, और ये 5 -2 कितना हो जाएगा, 3 ना, तो 3 ये आ जाएगा इधर, 4 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 3 इक्वल्स टू ई है, 2 1 जा 2 2 जा, और 3 टू द सॉरी 10 टू द पावर 3 ऊपर जाएगा तो ये 10 टू द पावर -3 बन जाएगा, फाइनली ई का वैल्यू कितना आया, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -3, अच्छा चार्ज निकालना था, ये नहीं, चार्ज Q इक्वल्स टू कूलम। तुम लोग का 4 और 5 कहां से आ रहा था, चलो ठीक है भाई, यहां से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे दिमाग लगाओ, इस पे दिमाग लगाओ, दिमाग क्या लगाना है, सीधा सॉल्व करना है, फटाफट सॉल्व करना है, लेकिन ध्यान से ये देखो, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन जो होते हैं इसमें तुमको सिंपल वही फॉर्मूलेज यूज करने रहेंगे जो हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका इसका अलग होता है। ठीक, देखो क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने के बाद यहाँ पे e डिवाइड बाई एक्स के फॉर्मेट में तुमको आंसर लेकर के आना पड़ेगा, बात समझे ये? ठीक है, तो इस फॉर्मेट में लाना है और x का वैल्यू बताना है, ट्राई टू सॉल्व। ध्यान से समझो क्वेश्चन में, सबसे पहला तो तुम्हारे दो पोजीशंस है, एक हो जाएगा ई और दूसरा हो जाएगा, लिखते हैं यहाँ ई एक्सियल, और एक हो जाएगा ई इक्वेटोरियल। क्लियर? इतना समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज E, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डाइपोल सॉरी एट पॉइंट R ऑन इक्वेटोरियल लाइन विल बी E बाई एक्स। बोलने का मतलब यहाँ पे जो ये कैपिटल ई लिखा हुआ है, ये कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है, एक्सियल पोजीशन की, मतलब ये ई है, यही क्या है, ई है, यही क्या है, ई है। इतना समझे? बस अब सारे वैल्यूज को पुट कर दो और डिवाइड दे देना है, और उसको डिवाइड दे देना है, बोलने का मतलब देखो ध्यान से, ई एक्सियल कितना आएगा, 2kp डिवाइड बाई आर क्यूब, तो यहां से ले लिए हम लोग आर क्यूब, ये डिस्टेंस है आर, तो आर क्यूब हो गया, और ई इक्विटोरियल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, के पी डिवाइड बाई 2r क्यूब।
ये तुमको आर सिर्फ क्यू लेंथ तक दिया हुआ है और तुमको क्वेश्चन में आर तक पूछा है, समझे? तो ये लेंथ कितना है 2r, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन बनाया जाता है ताकि तुम कंफ्यूज हो वहां, समझे? थोड़ा सा गड़बड़ी किया मतलब कि तुम्हारा आंसर वहां से चूक जाएगा। क्लियर? बाकी क्वेश्चन में कुछ है नहीं, देखो ध्यान से, इतना लिख लिए। अब तुमको क्या निकालना है यहाँ से, ये ई का वैल्यू निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में? सिर्फ ई के रिस्पेक्ट में। क्लियर? तो जब भी किसी के रिस्पेक्ट में वैल्यू निकालना रहता है तो कंपेरिजन वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, और कंपेरिजन के लिए हमेशा क्या करने के लिए बोला गया तुमको? डिवाइड। ठीक, तो यहाँ से ई डिवाइड बाई ई कर देते हैं, ई डिवाइड बाई ई। ये ई का वैल्यू कितना है यहाँ पे? के पी डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 2 2 4 2 8 आर क्यूब। ठीक है, इतना डिवाइड बाई ये ई का वैल्यू कितना है? 2 के पी, 2 के पी और डिवाइड बाई आर क्यूब। के पी से के पी कैंसिल, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल। क्लियर? 1 चला जाएगा ऊपर और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 के साथ में, तो क्या आएगा यहाँ से? ई इक्विटोरियल डिवाइड बाई ई इक्वल्स टू 1/16। क्लियर हुआ? 1/16। तो यहाँ से ई का वैल्यू कितना आया? ई डिवाइड बाई 16। अब तुमको क्वेश्चन ऑप्शन में तो बहुत सारे दिए हुए रहेंगे, तुमको x का वैल्यू पूछा, x का वैल्यू यहाँ से कितना मिला? 16। क्लियर? देखो बन जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब इसमें दिमाग लगाओ थोड़ा सा। बनाया हुआ क्वेश्चन, देखो जिससे जिससे ये नहीं आया यहाँ पे बता रहे हैं, देखो ध्यान से क्या बोल रहा है। हाँ 6 आएगा। कितना हो जाएगा? द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले देख लो, टू इलेक्ट्रिक डाइपोल्स ऑफ डाइपोल मोमेंट दिस एंड दिस सेंटीमीटर आर प्लेस्ड एट टू डिफरेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ स्ट्रेंथ इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली। क्लियर हो गया? अब दोनों का रेशियो निकाल दो, तो मान लो ऊपर वाले का जो रेशियो हो जाएगा ये, वेट, टाउ 1 डिवाइड बाई टाउ 2 इक्वल्स टू टाउ 1 का वैल्यू कितना? P1 E1 डिवाइड बाई P2 E2। ये है P1, ये है E1, ये है P2 और ये है E2, उल्टा बोल दिए। हाँ, P1 E1 इक्वल्स टू 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -30 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 4 और डिवाइड बाई P2 E2 का वैल्यू, P2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2.4 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 30 -30 मल्टीप्लाई बाई 15 इंटू 10 टू द पावर 4। हो गया? हो गया इतना? बस कैंसिल आउट कर दो, 10 टू द पावर 30 से ये गया, इससे ये गया, 5 1 जा 5, 3 जा 1.2, 1 जा 1.2, 2 जा इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/6। हो गया? बस, तो x का वैल्यू बताना था, नीचे में x आ गया। डन। तो आज के लिए तुम्हारे इतने न्यूमेरिकल्स से, इतने तक के टॉपिक के जितने भी न्यूमेरिकल्स पॉसिबल थे हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर चुका है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का आने वाला है गॉस थ्योरम से रिलेटेड। ठीक, वहां के डेरिवेशंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं और न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर? और बोर्ड के हिसाब से बोलोगे तो बोर्ड के हिसाब से उसके डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा होते हैं। क्लियर इतना? ठीक, तो डेरिवेशंस में हम लोग को बहुत ज्यादा नहीं करना है। एक तो गॉस थ्योरम का एक खुद डेरिवेशन एक करेंगे, हालांकि उसका कुछ नहीं, खाली फॉर्मूला है और डिराइव नहीं करना उसके फॉर्मूले को। फिर गॉस थ्योरम को हम लोग, गॉस थ्योरम से हम लोग कूलम्स लॉ को डिराइव करेंगे एक। क्लियर? और उसके बाद फिर गॉस थ्योरम के 2 या 3 एप्लीकेशंस है, जैसे वो एक रॉड के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, क्या बोलना चाहिए, इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ये सब क्वेश्चंस तुमको देखने के लिए उसमें से मिलने वाले। क्लियर? उसमें से फिर तुमको याद करना पड़ेगा ग्रेविटी वाले चैप्टर का, मैंने तुमको पिछले क्लास में ही बताया हुआ था, उसके लिए कि एक स्फीयर दिया हुआ रहेगा। ठीक है, एक स्फीयर दिया हुआ रहेगा, उसके 3 कंडीशंस के लिए हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना पड़ेगा। तो स्फीयर के आउटसाइड
एक स्फीयर के सरफेस में और तीसरा स्फीयर के इनसाइड में। इतना आया समझ में? ठीक, चलो तो वहां तक जब पहुंचेंगे। आज हम लोगों को सबसे पहला यहाँ से स्टार्ट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट करने से पहले तुमको एक और टर्म के बारे में जानना पड़ेगा। यहाँ पे लगाओ, आज के लिए हेडिंग लगाओ एरिया वेक्टर। इसको या तो ए वेक्टर लिख सकते हो या फिर एस वेक्टर लिख सकते हो, दोनों में से कुछ भी यूज करो। इसको पहले डिफाइन कर लो। तो एरिया वेक्टर इज डिफाइंड as the vector of a plane surface, as the vector of a plane surface whose magnitude is same as the magnitude of the area of the surface, same as the magnitude of same as the area of surface. And direction is perpendicular to the plane surface. प्लेन सरफेस। अब ध्यान से समझो, किसी किसी बुक में ये जो डायरेक्शन रहता है ये तुमको डायरेक्टेड अपवर्ड तुमको दिया हुआ रह सकता है। क्लियर? तो जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्टेड अपवर्ड ही हो, वो प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अभी समझाएंगे इसको। लिख लिया क्या? इतना लिखे? देखो ध्यान से। अब जैसे मान लो यहां पे मैं कोई सा एक, चलो ये एक रेक्टेंगल समझ लो, इसको जमीन पे ऐसे बिछा दिया गया है। ठीक है, ऐसे समझो। एरिया वेक्टर का मतलब जैसे ये तुमको रेक्टेंगल शेप दिख रहा होगा, इसको मैं कैसे भी पोजीशन में मान लो ऐसे करके रखा हुआ हूं। ठीक, तो इसका एरिया वेक्टर मतलब हो जाएगा इस रेक्टेंगल का एरिया, वो हो जाएगा इस एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन किधर आएगा बोलने से? इसी के सरफेस के परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर तो इसमें दो तुमको सरफेस दिख रहा है, एक तुमको अपवर्ड और दूसरा डाउनवर्ड। तो इसमें तुम्हारे दोनों डायरेक्शन में ही उसके एरिया का डायरेक्शन हो सकता है, एरिया वेक्टर का। क्लियर? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन तुम्हारा दोनों तरफ ही हो सकता है। ठीक है, लेकिन किसी किसी बुक में उसको अपवर्ड लिखा रहता है, वो भी गलत नहीं बोल रहा है, क्योंकि एक डायरेक्शन तो अपवर्ड है ही है ना। ठीक, लेकिन उसमें खाली अपवर्ड लिखा हुआ अगर कहीं पर है तो वो गलत हो जाएगा। सिर्फ अपवर्ड अगर लिख करके दिया हुआ ओनली अपवर्ड डायरेक्शन देता है तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो सरफेस के दोनों ही साइड में तुमको देखने के लिए मिलेगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर कोई सा, जैसे ये लिख लिया हो ना पूरा, ये लिख लिया हो। अब इसको समझो। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं एक ऐसे करके एक प्लेन ले लिए, सॉरी स्पेस ले लिए, चलो ये एक स्पेस ले लिए। ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस, ये हो जाएगा जेड एक्सिस। और मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लिया मान लो। क्लियर? इसका लेंथ है ए यूनिट का और इसका ब्रेथ है मान लो बी यूनिट का। लेंथ भी तुम्हारा वेक्टर में आ जाएगा, तो ये वेक्टर ए और ये हो जाएगा वेक्टर बी। क्लियर? तो इसका जो एरिया वेक्टर होता है, एरिया एरिया ये वेक्टर है ना, एरिया वेक्टर है और ये डायमेंशंस भी वेक्टर के फॉर्म में है। और जो दो डायमेंशंस अगर वेक्टर के फॉर्म में है और इनका अगर प्रोडक्ट तुम्हारा भी वेक्टर आ रहा होता है, तो इनका हमेशा क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। क्लियर? अगर यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता तब के केस में ये जो एरिया होता है ये कैसा प्रोडक्ट हो, ये कैसा क्वांटिटी हो जाता? स्केलर क्वांटिटी हो जाता। स्केलर क्वांटिटी में दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होगा और वेक्टर क्वांटिटी में दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। इतना समझे? आगे यहां से ये वैल्यू क्या हो जाएगा? a मल्टीप्लाई बाई बी। मतलब ये इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? a मल्टीप्लाई बाई बी साइन थीटा। अरे कल ही तो निकाले हो टॉर्क, p साइन थीटा आया कि नहीं आया? से वैसे यहाँ पे a क्रॉस b है तो ये क्या आ जाएगा? वहां पे p क्रॉस ही था तो p साइन थीटा आया, यहाँ पे a क्रॉस b है तो ये क्या आ जाएगा? a b साइन थीटा। ये साइन थीटा में थीटा
पिछले साल से चिल्लाते आ रहा हूं, जब भी थीटा दिया हुआ रहेगा इसके सामने के दोनों क्वांटिटीज के बीच का एंगल होता है, तो ए और बी के बीच का एंगल हो जाएगा। यहाँ पे ए और बी के बीच का एंगल कितना डिग्री, 90, तो 90 रखोगे, साइन 90 का वैल्यू 1, तो यहाँ पे एक्चुअली तुम्हारा वैल्यू कितना आया, a मल्टीप्लाई बाई बी। बोलने का मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ये आज तक तुम पढ़ते हुए आए, क्लियर। लेकिन इसका वेक्टर फॉर्म में एक्चुअल में क्या क्या एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, ये समझे इतना, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म, सॉरी एरिया वेक्टर जो रहता है ये डायमेंशंस का क्या क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। डायमेंशंस का ये क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। बोलने का मतलब वेक्टर प्रोडक्ट हो जाएगा, बन जाएगा इतना, ठीक। अब ध्यान से समझो, चलो इतने कोई लिख लो, तो पहले इतने कोई लिख लो, ये एक एग्जांपल के फॉर्म में लिख लो इसको, एरिया वेक्टर के। इसके बाद हम लोग सीधा उतरेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, वहां पे समझेंगे अच्छे से। अच्छा 7 हो गया क्या, आज का टाइम हो गया, आज का टाइम हो गया, आज इतना ही करते हैं।